कक्षा छठी हिंदी बाल भारती। भाषा की ओर, इसके अंतर्गत आज हम जानकारी प्राप्त करेंगे अव्यय के बारे में। नीचे दिए गए चित्रों में लिखे हुए वाक्य पढ़ो। उनमें अव्ययों के प्रकार एवं शब्द पहचान कर उचित स्थान पर लिखो। 4 चित्र दिए हुए हैं और इन चित्रों में कुछ वाक्य लिखे हुए हैं। ये सभी चित्र आपकी पाठ्यपुस्तक से लिए गए हैं। इन वाक्यों में किन अव्ययों का प्रयोग किया है ये हमें पहचानना है। पहला वाक्य है, पहले चित्र में जो दिया गया है, अच्छा काम करोगे तो अच्छा फल पाओगे। दूसरा वाक्य है, वाह क्या बढ़िया भोजन बन गया। तीसरा वाक्य है, चींटी रेंगते हुए हौले हौले आगे बढ़ी। और चौथा वाक्य है, सोनल दीदी के साथ बाजार गई। इन चारों वाक्यों में हमें किन अव्ययों का प्रयोग किया गया है उन अव्ययों को पहचानना है। सर, अव्यय क्या होते हैं? सर ने कहा, बहुत अच्छा प्रश्न है। बिल्कुल, पहले हम चर्चा करेंगे कि अव्यय होते क्या हैं। जब हम जान जाएंगे तभी हम अव्यय पहचान पाएंगे। अव्यय क्या होते हैं? क्या ये? आकाश यहां से चला गया, आस्था यहां से चली गई, वे सब यहां से चले गए, तुम सब यहां से चले जाओगे। यहाँ 4 अलग अलग वाक्य दिए हुए हैं। अब हम देखते हैं इन वाक्यों में अव्यय क्या हैं। पहला वाक्य है, आकाश यहां से चला गया। दूसरा है, आस्था यहां से चली गई, वे सब यहां से चले गए, तुम सब यहां से चले जाओगे। अब इस वाक्य में हम देखते हैं क्रिया जो है चला गया। इस यहां पर हम देख रहे हैं आकाश जो है वो संज्ञा। हम सब जानते हैं किसी भी वस्तु, व्यक्ति, स्थान, भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। अब आकाश एक बच्चे का नाम है। आकाश यहां से चला गया। चला गया मतलब जाने का काम हो गया, क्रिया है ये। उसी तरह आस्था यहां से चली गई, इसमें भी क्रिया क्या है? चली गई। वे सब यहां से चले गए, संज्ञा बदल रही है, आकाश चला गया, संज्ञा बदल गई, आस्था चली गई। फिर यहां सर्वनाम आ गया, वे सब यहां से चले गए। फिर सर्वनाम आया, तुम सब यहां से चले जाओगे। तो यहां पर हमने क्या देखा कि जैसे संज्ञा बदली वैसे क्रिया बदल गई। संज्ञा पुल्लिंग है तो चला गया, संज्ञा स्त्रीलिंग है तो क्रिया चली गई। यहाँ पे सर्वनाम जो है बहुवचन है तो क्रिया भी हमारी बहुवचन के अनुसार हो गई। यहाँ सर्वनाम एक वचन है, द्वितीय पुरुष, तो यहाँ पर क्रिया भी उसी तरह से परिवर्तित हो गई। लेकिन इसमें एक शब्द ऐसा है जो बिल्कुल बदला नहीं। कौन सा है वो शब्द? वो शब्द है यहाँ। चाहे संज्ञा आकाश हो, चाहे संज्ञा आस्था हो, चाहे सर्वनाम हो, चाहे यहाँ पर सर्वनाम हो, यहाँ शब्द में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। अब यहाँ दूसरा वाक्य हम देखते हैं, घोड़ा तेज दौड़ता है, लड़के तेज दौड़ते हैं। अब आप लोग ध्यान देना, इसमें लड़कियां तेज दौड़ती हैं, आकांक्षा तेज दौड़ती है। अब इसमें संज्ञा है घोड़ा, क्रिया है दौड़ता है। अब यहाँ संज्ञा है लड़के, क्रिया में बदलाव आ गया, बहुवचन के हिसाब से दौड़ते हैं। लड़कियां स्त्रीलिंग बहुवचन, क्रिया दौड़ती हैं स्त्रीलिंग बहुवचन। आकांक्षा स्त्रीलिंग एक वचन, क्रिया भी स्त्रीलिंग एक वचन। अब कौन सा शब्द ऐसा है जिसमें कोई बदलाव नहीं आया? तेज।
चाहे संज्ञा कोई भी हो, क्रिया कैसी भी हो, लेकिन यह जो शब्द है तेज, इसमें कोई अंतर नहीं आया। चारों वाक्य में हम देख रहे हैं संज्ञा बदल गई, क्रिया बदल गई, लेकिन तेज शब्द जो है वो नहीं बदला। उसी तरह हम और कुछ वाक्य देखते हैं। 7वीं कक्षा के बच्चे धीरे धीरे चल रहे थे। 8वीं कक्षा की लड़कियां धीरे धीरे चल रही हैं। जंगल में शेर धीरे धीरे चल रहा है। सब एक दूसरे का हाथ पकड़कर धीरे धीरे चलेंगे। सातवीं कक्षा के बच्चे, बच्चे जो है संज्ञा बहुवचन, तो क्रिया चल रहे थे। 8वीं कक्षा की लड़कियां, लड़कियां संज्ञा बहुवचन, तो यहां क्रिया भी चल रही हैं, स्त्रीलिंगी क्रिया हो गई बहुवचन में। जंगल में शेर धीरे धीरे चल रहा है, एक वचन क्रिया। सब एक दूसरे का हाथ पकड़कर धीरे धीरे चलेंगे। अब हम देख रहे हैं संज्ञा में परिवर्तन हुआ, क्रिया में परिवर्तन हुआ। कौन सा शब्द है जिसमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ? धीरे धीरे, धीरे धीरे, धीरे धीरे, धीरे धीरे, इसमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ, चाहे क्रिया कोई भी रही हो, संज्ञा कोई भी रही हो, लेकिन यह शब्द यथावत बना रहा। जिन शब्दों के रूप में लिंग, वचन, पुरुष, कारक, काल आदि की वजह से कोई परिवर्तन नहीं होता, उसे अव्यय शब्द कहते हैं। अव्यय जिसमें कुछ भी खर्च ना हो, अ मतलब नहीं, व्यय मतलब खर्च होना। जो शब्द कहीं भी खर्च ना हो, खर्च ना हो मतलब उसमें कोई बदलाव ना हो, अव्यय। अव्यय शब्द हर स्थिति में अपने मूल रूप में रहते हैं। इन शब्दों को अविकारी शब्द भी कहा जाता है, जिसमें कोई विकार न आए, कोई बदलाव न आए। तो हमने पिछले वाक्य देखे, 8-10 वाक्य देखे, हर एक में हमने देखा संज्ञा जब बदली तो उसके अनुसार क्रिया बदल गई। संज्ञा एक वचन, क्रिया एक वचन, संज्ञा पुल्लिंग, क्रिया पुल्लिंग, संज्ञा बहुवचन, क्रिया बहुवचन, संज्ञा सर्वनाम के अनुसार क्रिया भी बदल गई, काल के अनुसार क्रिया बदल गई। लेकिन कुछ शब्द थे जो बिल्कुल नहीं बदले, चाहे क्रिया बदली, चाहे काल बदला, चाहे संज्ञा बदली या सर्वनाम बदला, तो ये सब तो बदल गया, लेकिन कुछ शब्द नहीं बदले, और जो नहीं बदला उसे ही हम कहते हैं अव्यय या अविकारी शब्द। अव्यय के भेद, अब अव्यय भी कई प्रकार के होते हैं, हम मुख्य देखेंगे यहाँ पर। क्रिया विशेषण अव्यय, दूसरा संबंध बोधक अव्यय, तीसरा समुच्चय बोधक अव्यय, और चौथा है विस्मयादि बोधक अव्यय। सबसे पहले क्रिया विशेषण अव्यय। जिन शब्दों से क्रिया की विशेषता का पता चलता है उसे क्रिया विशेषण कहते हैं। यहाँ पर शब्द भी 2 शब्द क्लियर हम देख रहे हैं, क्रिया और विशेषण। क्रिया मतलब वह शब्द जिससे किसी काम के होने का आभास मिलता है या पता चलता है, विशेषण उस क्रिया की विशेषता। तो जिन शब्दों से क्रिया की विशेषता का पता चलता है उसे क्रिया विशेषण कहते हैं। बच्चों, हम जब कोई भी शब्द ध्यान से पढ़ते हैं ना, तो हमें अपने आप हम उसका आकलन करते हैं, उसको सोचते हैं, तो हमें कई बार स्वतः उसका अर्थ स्पष्ट होने लगता है। जहां पर यहाँ, तेज, अब, रात, धीरे धीरे, प्रतिदिन, सुंदर, वहां, तक, जल्दी, अभी, बहुत, ऐसे शब्द आते हैं, वहां पर क्रिया विशेषण अव्यय होता है। जब किसी भी वाक्य में
यहाँ आया, तेज हुआ, बहुत तेज बारिश हो रही है। रात गहरी है, शेर धीरे धीरे चल रहा है। चलने की क्रिया हो रही है, लेकिन कैसे चल रहा है? धीरे धीरे चल रहा है। प्रतिदिन, तुम प्रतिदिन स्कूल जाते हो। स्कूल जाते हो, कैसे जाते हो? कब जाते हो? प्रतिदिन जाते हो। सुंदर, रोहित के हस्ताक्षर बहुत सुंदर हैं। वहां तक, जहां पर भी इन शब्दों का प्रयोग होता है, ये सारे शब्द जो है क्रिया विशेषण अव्यय होते हैं, क्योंकि ये क्रिया की विशेषता बताते हैं। आओ चलो देखते हैं कुछ उदाहरण। जैसे अभिषेक धीरे धीरे टहलता है। अभिषेक क्या कर रहा है? टहल रहा है। कौन सी क्रिया हो रही है? टहलने की। कैसे हो रही है? टहलना कैसे है? धीरे धीरे टहल रहा है। तो टहलने की विशेषता क्या है? धीरे धीरे। अभिषेक वहां टहलता है। अभिषेक कहाँ टहलता है? वहां टहलता है। तो टहलना तो हो रहा है, लेकिन कहाँ हो रहा है? वहां, किसी स्थान को यह दर्शा रहा है। उसी तरह अभिषेक अभी टहलता है। कब टहलता है भाई? तो अभी टहलता है। तो समय बता रहा है कि अभी टहलता है। तो ये समय जो टहलने की विशेषता है। तो ये सारे शब्द जो है क्रिया विशेषण हैं। इन वाक्यों में धीरे धीरे, वहां, अभी, अभिषेक के टहलने की विशेषता बतलाते हैं। ये सारे शब्द जो हैं, ये टहलने की जो क्रिया है उसकी खासियत, उसकी विशेषता बता रहे हैं। ये क्रिया विशेषण अविकारी विशेषण भी कहलाते हैं। इसके अतिरिक्त क्रिया विशेषण दूसरे क्रिया विशेषण की भी विशेषता बताता है। जैसे वह बहुत धीरे चलता है। अब धीरे ऑलरेडी क्रिया विशेषण है, लेकिन इसकी भी विशेषता बता रहा है। बहुत धीरे तो चल रहा है। कितना धीरे? बहुत धीरे चल रहा है। इस वाक्य में बहुत जो है वो क्रिया विशेषण है, क्योंकि यह दूसरे क्रिया विशेषण धीरे की विशेषता बता रहा है। तो ये धीरे ऑलरेडी क्रिया विशेषण है, इसकी भी विशेषता बताने वाला एक शब्द है, तो वो भी क्रिया विशेषण कहलाता है। मैं अंदर पढ़ा रही हूँ। मंजू अभी अभी आई। मयूर ने शाम को खाना खाया। परसों बारिश होगी। मैं सुबह अपने स्टूडियो जाती हूँ। मैं कल रिकॉर्डिंग करूँगी। अब हम देखते हैं पहला वाक्य जो है, पहला वाक्य कौन सा है? मैं अंदर पढ़ा रही हूँ। क्रिया कौन सी हो रही है? पढ़ाने की हो रही है। मालूम पड़ रहा है कि मैं पढ़ाने का काम कर रही हूँ। कहाँ पढ़ा रही हूँ? अंदर पढ़ा रही हूँ। तो ये पढ़ाने की विशेषता है कि मैं अंदर पढ़ा रही हूँ, कहीं घर के बाहर नहीं पढ़ा रही हूँ, गार्डन में नहीं पढ़ा रही हूँ, क्लास में नहीं पढ़ा रही हूँ, मैं अंदर पढ़ा रही हूँ। दूसरे वाक्य में हम देखते हैं मंजू अभी अभी आई। कौन सी क्रिया हुई? आने की क्रिया हुई। कब हुई? अभी अभी। मंजू अभी अभी आई है। तो ये क्रिया की विशेषता है। मयूर ने शाम को खाना खाया। क्रिया कौन सी हुई? खाना खाने की क्रिया हुई। कब हुई? शाम को हुई। तो शाम को जो है ये क्रिया विशेषण है। परसों बारिश होगी। कौन सी क्रिया होगी? कौन सा काम होगा? बारिश होने का काम होगा। कब होगा ये काम? परसों। तो ये बारिश होने वाली है, ये क्रिया है, लेकिन इसकी विशेषता क्या है? आज नहीं होगी बारिश, कल नहीं होगी, परसों होगी। उसी तरह मैं सुबह अपने स्टूडियो जाती हूँ। कौन सी क्रिया हो रही है? क्रिया हो रही है स्टूडियो जाने की। मैं जाने वाली क्रिया हो रही है। कहाँ जा रही हूँ? मैं स्टूडियो में जा रही हूँ। तो कब जा रही हूँ? उसकी कुछ खास, उसका कोई टाइम है ना। सुबह जा रही हूँ, शाम को जा रही हूँ, रात को जा रही हूँ, दिन में जा रही हूँ। तो मैं सुबह अपने स्टूडियो जाती हूँ। तो यहाँ क्रिया, स्टूडियो जाने की जो क्रिया है उसकी खासियत क्या है? कि मैं सुबह जा रही हूँ। उसी तरह मैं कल रिकॉर्डिंग करूँगी। मुझे रिकॉर्डिंग करना है, ये मेरी क्रिया है इस वाक्य में। रिकॉर्डिंग कब होगी? कल होगी। तो ये सारे जो है कि ये क्रिया विशेषण अव्यय हैं। अगला है संबंध बोधक अव्यय। वे शब्द जो संज्ञा सर्वनाम का अन्य संज्ञा सर्वनाम शब्दों से उसका संबंध बताते हैं, उन शब्दों को संबंध बोधक अव्यय शब्द कहते हैं।
यानी वे शब्द जो किसी संज्ञा सर्वनाम का अन्य संज्ञा सर्वनाम शब्दों से संबंध बताते हैं। ये शब्द संज्ञा या सर्वनाम के बाद प्रयुक्त होते हैं, यानी ये जो संबंध बोधक अव्यय वाले शब्द हैं ये संज्ञा या सर्वनाम के बाद आते हैं। जहां पर बाद, भर, के ऊपर, की ओर, कारण, ऊपर, नीचे, बाहर, भीतर, बिना, सहित, पीछे, से पहले, से लेकर, तक, के अनुसार, की खातिर, के लिए आते हैं, वहां पर संबंध बोधक अव्यय होता है। अब उदाहरण देखेंगे हम। स्कूल के समीप मैदान है। मैं पूजा से पहले स्नान करती हूँ। मैंने घर के सामने कुछ पेड़ लगाए हैं। वह विद्यालय तक गया। मोहिनी दिन भर खेलती है। छत पर कबूतर बैठा है। अब हमें यहाँ देखना है, संबंध देखना है। तो स्कूल और मैदान ये दो संज्ञा है। स्कूल एक संज्ञा है, मैदान एक संज्ञा है। इन दो संज्ञाओं में संबंध क्या है कि स्कूल के समीप मैदान है। मैं पूजा से पहले स्नान करती हूँ। पूजा और स्नान करना, अब उसके दोनों के बीच संबंध क्या है कि मैं स्नान कब करती हूँ? पूजा से पहले। तो से पहले जो है ये संबंध बोधक। मैंने घर के सामने कुछ पेड़ लगाए हैं। घर एक संज्ञा है, कुछ पेड़, पेड़ भी संज्ञा है। दो संज्ञाओं के बीच में संबंध बता रहा है कि घर और पेड़, इनके संबंध क्या है कि घर के सामने ये पेड़ हैं। वह विद्यालय तक गया। वह सर्वनाम, विद्यालय संज्ञा। इनका संबंध क्या है? कहाँ तक? वह कहाँ तक गया? विद्यालय तक गया। तो तक जो है ये संबंध बोधक अव्यय। मोहिनी दिन भर खेलती है। मोहिनी और खेलती है। मोहिनी कब तक खेलती है? मोहिनी के बारे में दिन भर खेलती है। तो ये मोहिनी का संबंध है खेल से। तो खेलना, खेल जो है उससे संबंध हुआ। तो दोनों के बीच में क्या संबंध, कौन संबंध है? दिन भर खेलने का। मोहिनी का संबंध है खेलने से, दिन भर खेलने से। छत पर कबूतर बैठा है। छत और कबूतर, इनके बीच में संबंध क्या है? तो ये पर जो शब्द है ये दोनों के बीच में संबंध स्थापित कर रहा है। समुच्चय बोधक अव्यय। जो शब्द दो शब्दों, वाक्यों और वाक्यांशों को जोड़ते हैं उन्हें समुच्चय बोधक अव्यय कहते हैं। इन्हें योजक भी कहा जाता है। ये शब्द दो वाक्यों को परस्पर जोड़ते हैं। बहुत ही आसान है। दो शब्दों को जोड़ने वाला शब्द, दो वाक्यों को जोड़ने वाला शब्द या दो वाक्यांशों को जोड़ने वाले शब्द समुच्चय बोधक अव्यय कहलाते हैं। जैसे और, तथा, लेकिन, मगर, किंतु, परंतु, इसलिए, इस कारण, अतः, क्योंकि, ताकि, अथवा, चाहे, यदि, कि, मानो, आदि, यानी, तथापि, ऐसे जो शब्द हैं ये समुच्चय बोधक अव्यय होते हैं। और ये शब्दों का इस्तेमाल तो हम कितनी बार करते हैं? रोज ही हम 50 बार अपने भाषा में, अपनी बोलचाल में इन शब्दों का इस्तेमाल करते हैं। कुछ उदाहरण देखते हैं। सूरज निकला और पक्षी बोलने लगे। तुम आओगे कि मैं आऊं? तुम बाहर निकलते हो कि मैं बाहर निकलूं? माताजी और पिताजी बाजार गए। मैं जर्मनी जाना चाहती थी लेकिन जा न सकी। तुम यदि मेहनत करते तो अवश्य सफल हो जाते। तो ये तो ऐसे हम लोग कितनी बार दिन भर में बोलते हैं। मैं और मेरी बहन, हम लोग स्कूल से आ रहे थे लेकिन रास्ते में कुछ एक्सीडेंट हो गया और हमको स्कूल आने में देर हो गई। तो ऐसे तो हम रोज कितने सारे वाक्य बोलते हैं जहाँ लेकिन, और, परंतु ऐसे शब्दों का इस्तेमाल हम करते हैं। तो ये सारे शब्द कौन से हैं? समुच्चय बोधक अव्यय, जो दो वाक्यों, दो शब्दों या दो वाक्यांशों को जोड़ते हैं।
विस्मयादि बोधक अव्यय। जिन अव्यय शब्दों से हर्ष, शोक, विस्मय, ग्लानि, लज्जा, घृणा, दुख, आश्चर्य आदि के भाव का पता चलता है, उन्हें विस्मयादि बोधक अव्यय कहते हैं। इनका संबंध किसी पद से नहीं होता है। विस्मयादि बोधक अव्यय में एक विशेष तरह का चिन्ह लगता है, ये इस तरह का, जिसे हम इंग्लिश में एक्सक्लामेशन मार्क भी कहते हैं, हिंदी में कहते हैं विस्मयादि बोधक अव्यय का चिन्ह। तो जिन शब्दों से हमें हर्ष मतलब खुशी, शोक यानी दुख, विस्मय आश्चर्य, ग्लानि पश्चाताप होने वाली भावना, लज्जा शर्म आती हो, घृणा होती हो, ये सारे भाव जिन शब्दों से मालूम पड़ते हैं, उन्हें हम विस्मयादि बोधक अव्यय कहते हैं। चलो कुछ उदाहरण देखते हैं इनके। वाह क्या बात है, अरे तुम यहाँ कैसे, यहाँ आश्चर्य हो रहा है हमें। आहा क्या मौसम है, यानी खुशी हो रही है हमें। छी छी इतनी गंदगी, यहाँ छी छी गंदगी मतलब हमको घृणा से हम लोग बोल रहे हैं। आहा आहा आ क्या स्वाद है, अरे आप आ गए। विस्मय, वाह वाह तुमने तो कमाल कर दिया। ऐसे ही हम और बहुत सारे शब्दों का इस्तेमाल करते हैं। हाय, अरे वो चल बसा, अरे पीछे हो जाओ नहीं तो गिर जाओगे। हाय राम ये कैसे हो गया। ऐसे बहुत सारे शब्दों का हम इस्तेमाल करते हैं अपनी बोलचाल में। तो जो अरे, वाह, छी छी, वाह वाह, अरे, ये जो सारे शब्द हैं, इनसे हमें एक तरह के आश्चर्य, गुस्सा, घृणा, ऐसे अनेक भाव इनसे मालूम पड़ते हैं। तो इसे हम विस्मयादि बोधक अव्यय वाले शब्द कहते हैं। अच्छा काम करोगे तो अच्छा फल पाओगे। अब हमें यहाँ पहचानना है कि ये कौन सा अव्यय है। तो यहाँ पर है बच्चों संबंध बोधक अव्यय। अच्छा काम करोगे तो अच्छा फल पाओगे। अच्छे काम और अच्छे फल में परस्पर संबंध है, तो यहाँ पर संबंध बोधक अव्यय हुआ। वाह क्या बढ़िया भोजन बन गया। अरे तो हमने अभी अभी देखा इसको, कौन सा प्रकार है ये, विस्मयादि बोधक अव्यय। वेरी गुड, बहुत सही उत्तर दिया आपने। चींटी रेंगते हुए हौले हौले आगे बढ़ी। अब चींटी आगे बढ़ रही है, आगे बढ़ने की क्रिया हो रही है, उसकी विशेषता क्या है, हौले हौले, धीरे धीरे। तो हौले हौले जो क्या है, ये क्रिया विशेषण अव्यय है। बहुत अच्छा, बहुत सही पहचान रहे हो आप लोग। दीदी के साथ बाजार गई। अब यहाँ सोनल जो है वो बाजार जा रही है। किसके साथ जा रही है, दीदी के साथ। तो सोनल दीदी के साथ बाजार गई। तो यहाँ के साथ ये जो है ये संबंध बोधक अव्यय है। बच्चों आप सभी को अब समझ में आ गया है कि अव्यय क्या होते हैं, अव्यय के प्रकार कौन कौन से हैं, और कौन कौन से शब्द जो हैं इनका हम रोज अपनी बोलचाल की भाषा में इस्तेमाल करते हैं बातचीत करते समय। चाहे हम घर में बात करें, चाहे हम स्कूल में बात करें, चाहे अपने टीचर के साथ, मम्मी पापा के साथ, सहेलियों के साथ, दोस्तों के साथ, ऐसे शब्दों का इस्तेमाल हम करते हैं। बस आपको आज ये नई बात मालूम पड़ी कि व्याकरण के हिसाब से इन्हें हम अव्यय कहते हैं।